हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। बच्चों, आज है हमारा डे 12 90 डेज 90 प्लस सीरीज का, और आज हम बात करने वाले हैं नीड्स ऑफ डेप्रिसिएशन की। उम्मीद है आप लोगों ने पिछली वीडियो देख ली होगी, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन होता क्या है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं किसकी? नीड फॉर डेप्रिसिएशन, कि आखिर हमें डेप्रिसिएशन क्यों लगाना चाहिए। भाई देखिए, अगर हमें हर चीज की ना एक वजह है, अकाउंटिंग में तो खासकर, भाई हम कोई भी खर्चे को खर्चा दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं, है ना। ये एसेट है तो क्यों एसेट है, ये लायबिलिटी है तो क्यों लायबिलिटी है ना। हर चीज के पीछे का एक रीजन है। सेम बच्चों ऐसे ही ना डेप्रिसिएशन के पीछे का एक रीजन है, वो रीजन क्या है उसको समझते हैं फटाफट से। देखिए, एक तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, है ना। ये आई थिंक पेन का एग्जांपल लिया था कि भाई मशीन खरीदी 10 लाख की। अब उस मशीन से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, यानी कि पेन बना रहे हैं और बेच रहे हैं। अब इस पेन को बनाने में और बेचने में कहीं ना कहीं उस मशीन का भी तो इन्वॉल्वमेंट है ना। भाई जो मशीन हमने खरीदी है 10 लाख रुपए की, अगर वो मशीन ही नहीं होती तो ये पेन ही नहीं बन पाता। बात समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं उसका भी इन्वॉल्वमेंट है। बट उस मशीन की कीमत को एक पेन की कीमत में जोड़ के नहीं रख सकते ना, या एक ही साल में पूरे खर्चे को इकट्ठा एक साथ डाल दे तो नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, जैसे जैसे जितना रेवेन्यू से जनरेट किया, जितने परसेंट रेवेन्यू जनरेट किया, उतना हम क्या करेंगे उसके ही मैचिंग के हिसाब से। और वो मैचिंग कैसे होती है? वो डेप्रिसिएशन के थ्रू होती है। उतना ही हम क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे अपने P&L अकाउंट में। ठीक है जी। तो चलिए फटाफट से देखते हैं नीड फॉर डेप्रिसिएशन में सबसे पहले नंबर पे जो हमारा आता है वो आता है मैचिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू। बच्चों इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्या लिखा है यहाँ पे। मैंने बताया था ना, आप लोग कल भी बताया था ये वाला। क्या लिखा है? मैचिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू, द एसेट्स सच एज प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा आर यूज्ड इन द बिजनेस टू अर्न इनकम। ठीक है जी। ये जो बिजनेस की जितनी भी एसेट्स है ना, इनको हम यूज ही क्यों करते हैं? भाई कोई व्यक्ति प्लांट एंड मशीनरी क्यों खरीदता है? एग्जाम्पल के लिए किसी का वाटर प्लांट है। आप वाटर प्लांट देखे होंगे, है ना, कि जो पानी को क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं। उसका फिल्ट्रेशन करने के बाद बॉटल्स में पैक करके उसको सेल आउट करते हैं। ठीक है। अगर वो प्लांट में इन्वेस्टमेंट ना करें, अगर वो वाटर प्लांट जो कि कम से कम अगर नॉर्मल छोटे से छोटे की बात करें तो 5 लाख रुपए के आसपास का लगेगा, अगर हम वो पानी का जो प्लांट बना रहे हैं, अगर उस प्लांट में ही इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो क्या समर का पानी भर के पिलाओगे क्या? बात समझ में आ रही है? अगर समर का पानी पिलाओगे तो भैया इनकम होगी ही नहीं, कोई खरीदेगा ही नहीं आपका पानी, टेस्ट ही नहीं आएगा। तो हमने इन्वेस्टमेंट करी क्यों? क्योंकि हम उससे क्या कर सके, इनकम कमा सके। बात समझ में आ रही है जी? तो कोई भी एसेट अगर हम खरीदते हैं वो किसके लिए खरीदते हैं बच्चों? अर्न इनकम। ठीक है। अब हमने पहले साल में मान लो 5 लाख रुपए के आसपास का हमने एक प्लांट में खर्चा करा, और 5 लाख रुपए का खर्चा करने के बाद हमने आपके सामने रख दिया कि हमारा 5 लाख रुपए का खर्चा तो प्लांट का हो गया। बेटा वो खर्चा नहीं है, वो हमारी इन्वेस्टमेंट है। बात समझ लो, वो खर्चा नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। अब वो प्लांट क्या एक साल चलेगा ना? वो करेगा, चलेगा कम से कम मान लो जी 5 साल की तो गारंटी आई है, तो 5 साल तो चलेगा ना। तो बच्चों 5 साल में हम हर साल 1 लाख रुपए का खर्चा हमारे इनकम के हिसाब से, पूरे साल में हमने कितने की इनकम कमाई उसको तो ठीक है, वो तो साइड में है, लेकिन उसके साथ साथ हम 1 लाख रुपए का खर्चा इसका भी चार्ज करेंगे, प्लांट का। जो हमने इस बार प्लांट में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करें, उस 5 लाख में से 1 लाख रुपए इस साल का, फिर 1 लाख अगले साल का, फिर 1 लाख अगले साल। 5 साल में 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट क्या हो गई? 5 साल में हम इन्वेस्टमेंट को एज अ खर्चा दिखा देंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे ये लिखा है। तो सो द डेप्रिसिएशन टू सच एसेट्स थ्रू वियर एंड टीयर शुड बी कंसिडर्ड एज बिजनेस लॉस। ठीक है। कॉस्ट और रेवेन्यू, इन दोनों को क्या करते हैं, हम दोनों को मैच करते हैं। ठीक है जी। इनकम कमाई, उसके हिसाब से खर्चा लिख देंगे। बात समझ में आ गई जी? क्लियर? चलिए आगे क्या लिखा है बच्चों, मैं आपको अभी जो बता रहा था वो देखो, प्रैक्टिकली दिखाता हूं। होता क्या है, मैचिंग कॉस्ट और रेवेन्यू, देयरफॉर इट शुड बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको हम चार्ज कहां पे करते हैं बच्चों? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में, लाइक एनी अदर बिजनेस एक्सपेंस। बाकी खर्चों की तरह इसको भी हम क्या करते हैं, बिजनेस एक्सपेंस दिखाते हैं। ठीक है। टू अराइव द ट्रू प्रॉफिट और लॉस। बेटा अगर मैं ये 1 लाख रुपए का खर्चा ना निकालूं, मैंने पूरे साल में सपोज करिए मैंने पानी बेच दिया 8 लाख रुपए का। ठीक। 8 लाख का पानी बेच दिया मैंने पूरे साल में। 5 लाख का प्लांट लगा के 8 लाख का पानी बेचना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको समझाऊं। ठीक है। हमने पूरे साल में, क्योंकि भाई पानी में आप कम से कम मान के चलो दिन की आपकी 2,000 3,000 रुपए की, अगर नॉर्मल छोटा प्लांट है जो एक नॉर्मल एरिया में सप्लाई कर रहे हो, तो आप 2-3 हजार रुपये आराम से दिन के मान के चलो, 90,000 के आसपास हो गए महीने का। और 90,000 इंटू 3 12 कर लूँ, कितना होता है?
90,000, 12 निम्मा 108, तो 10,80,000 रुपये हो गए बच्चों। तो 10,80,000 रुपये का मैंने पानी बेचा। अब आपको क्या लगता है मैंने 10,80,000 रुपये कमाया? अगर आप ये सोचो कि मैंने 5 लाख रुपए का प्लांट लगा के 10,80,000 रुपए की इनकम जनरेट कर ली, बिल्कुल वो मेरा रेवेन्यू है, बट क्या वो मेरा प्रॉफिट है? नहीं, इन दोनों में फर्क है। रेवेन्यू और प्रॉफिट अलग अलग हैं। मैंने 10,80,000 रुपए की सेल करी है। अब भाई इसमें से मेरे खर्चे समझो, खर्चे क्या होंगे भाई? बिजली का बिल आता होगा महीने का, हर महीने बिजली का बिल आएगा, वो पे करना पड़ेगा। चलिए जी मान लेते हैं हर महीने का बिजली का बिल आपका 10,000 रुपये मान लेते हैं, ठीक है जी। तो साल का कितना हो गया? 1,20,000 का बिल हो गया आपका, ठीक। ठीक है सर, 10 लाख मैं लिख देता हूं आपके लिए, लो 10,80,000 रुपये की हमने सेल करी, 1,20,000 का हमारा बिजली का बिल हो गया पूरे साल का, ठीक है जी। और क्या होगा? आपने एक दो लड़के रख रखे हैं और सैलरी मान लेते हैं 10,000 रुपये मान लेते हैं दोनों की, तो 20,000 रुपये महीने की सैलरी हो गई। पूरे साल की कितनी हो गई? 2,40,000 रुपये की सैलरी हो गई, ठीक है जी। चलो 2,40 की सैलरी हो गई। और भैया और क्या खर्चा हो सकता है प्लांट में? और क्या खर्चा? बिजली का बिल हो गया, लड़कों की सैलरी हो गई, हाँ गाड़ी 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 भाई आप सप्लाई करते हो, डिलीवर करते हो ना चीजों को, इधर से उधर पहुंचाते हो, तो उस गाड़ी का भी क्या लगेगा आपका? डीजल पेट्रोल या सीएनजी जो भी होगी, ठीक है। चलिए मान लेते हैं 6,000 रुपये महीने की मान लेते हैं, तो 12,72,000 रुपये की ये हो गई सीएनजी आपकी, ठीक है जी। अब एक बात बताओ, आपने गाड़ी क्या स्पेशल पर्पज के लिए, मतलब स्पेशल पानी के लिए ली है? तो भाई उसका भी डेप्रिसिएशन आपका खर्चा है ना। गाड़ी तो वैसे सर 10 लाख की आई थी, बट क्या 10 लाख रुपए पहले साल में अगर मैं रिकॉर्ड कर दूं तो मैं तो वैसे ही लॉस में चला जाऊंगा, बात समझो। बट बेटा गाड़ी चलेगी कितने साल? 15 साल चलेगी। अगर आपकी गाड़ी 7.5 लाख रुपए की आई, 15 साल चलेगी, तो एक साल का खर्चा 50,000 का हो गया डेप्रिसिएशन का, बात समझ रहे हो। तो हम 50,000 गाड़ी का डेप्रिसिएशन मान लेते। अब जी हमारा जितना बचा वो प्रॉफिट, 10,80 माइनस 1,20, 2 और 1 3, 3,60,000, 4,00,000, 4,42,000, 4,92,000, बेटा 4,92,000 के आसपास का। और 10,80 में से मैं 10,80 में से 4,80 माइनस कर देता हूँ, सीधे 6 लाख, 5 लाख का मोटा मोटा मान लेते हैं। क्या एक्चुअल में अभी प्रॉफिट है? नहीं भाई, आपने जो 5 लाख का प्लांट लगाया उस प्लांट में भी तो क्या आपको लग रहा है वो प्लांट 5 लाख की वैल्यू का रहा होगा? नहीं बच्चों, उसकी भी वैल्यू कम हुई है, उसमें भी वेयर एंड टेयर हुआ, बार बार आप उसका यूज कर रहे हो, उसमें भी दिक्कतें आई हैं। तो वो जो आपकी जो ओरिजिनल कॉस्ट 5 लाख है उसमें से 1 लाख रुपए खर्चा हुई है। अगर वो 1 लाख रुपए खर्चा आप यहाँ पे लगाओगे तो आपका सही प्रॉफिट आएगा। अगर आप पूरा 5 लाख ही लगा दोगे तो गलत है। फिर अगले साल क्या लगाओगे? फिर अगले साल जी हम रेवेन्यू रेवेन्यू रखेंगे, उससे रिलेटेड कोई खर्चा नहीं रखेंगे। नहीं जी नहीं, रेवेन्यू जब होगा खर्चा जब दिखाएंगे, बात बराबर। तो मैचिंग कॉस्ट ऑफ प्रिंसिपल जो कहता है वो कहता है जब आप उससे रेवेन्यू जनरेट करोगे जिस साल में जितने का, उतने का ही आप क्या लगा देना उस पर? डेप्रिसिएशन, यानी कि उसको मैच कर देना, ठीक है जी। तो बेटा कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे P&L अकाउंट जो बनाते हैं, इधर हमारी इनकम आती है, इधर खर्चे आते हैं, तो खर्चों में टू डेप्रिसिएशन के नाम से हम शो कर देते हैं उसको, ठीक है। चलिए आगे और सुनना बेटा, एक और बात बताऊं, देखिए अगर मैं डेप्रिसिएशन ना लगाऊं, और सुनना, आप कहो नहीं सर 1 साल में कम कर दो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, चलो मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ। 1 साल में पूरा 5 लाख का जो खर्चा, एसेट को पहली बात तो खर्चा दिखाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, मैं नहीं करने वाला, ठीक है। आपको करनी आप कर लेना। अब मैं अगर यहाँ पे मान लो डेप्रिसिएशन ना दिखाऊं, ऐसा छोड़ो ना, क्या डेप्रिसिएशन लगाया ना, ठीक है खत्म करो, ऐसे रहने दो। बेटा अगर आपने डेप्रिसिएशन नहीं लगाया तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 6 लाख का, वो मोटा मोटा है ना। तो आपको टैक्स कितने पे देना पड़ेगा? 6 लाख पे। लेकिन अगर आप वो डेप्रिसिएशन लगा देते तो पता है आपको खर्चा कितना, आपका टैक्स कितना बनता? सिर्फ 5 लाख पे। तो कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन जो है ना वो गवर्नमेंट के हिसाब से उसकी डिडक्शन मिलती है, खर्चा है, खर्चे की डिडक्शन मिलती है, ठीक है जी। अब अगर आप उसको लिखोगे ही नहीं तो आपका प्रॉफिट ज्यादा आएगा, प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो टैक्स भी ज्यादा बनेगा, बात समझ में आ रही है। तो खर्चे तो टैक्स बचाने के जितने ज्यादा दिखा सको उतने दिखा दो, समझ में आ रही बात, लीक मत करना इस बात को। हाँ आओ जी, क्या लिखा है जी? कंसिडरेशन ऑफ टैक्स। कंसिडरेशन ऑफ टैक्स की बात करें बच्चों, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 डेप्रिसिएशन एक डिडक्टिबल एक्सपेंस है जिसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज, बुक प्रॉफिट विल बी हायर। अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे बुक प्रॉफिट ज्यादा होगा, बुक प्रॉफिट ज्यादा होगा तो एक्चुअल प्रॉफिट विच रिजल्ट इनटू द एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स, जिसकी वजह से टैक्स की पेमेंट क्या होगी? ज्यादा। ओके
चलिए नेक्स्ट बेटा, आपकी सही फाइनेंशियल पोजीशन तभी मिलेगी जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, ठीक है, बिना डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। तो मैं आपको पता क्या पढ़ा रहा हूँ, नीड फॉर डेप्रिसिएशन, कि आखिर डेप्रिसिएशन की जरूरत क्यों है, आवश्यकता क्यों है, ठीक है। तो यही कुछ कारण है एक ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए, ठीक है जी। बेटा एक और बता दूं, अब ये मत कहना सर डेप्रिसिएशन इसलिए रखते हैं कि भाई वो नई एसेट खरीदनी, इसलिए कुछ बच्चे क्या है वो मैं उनसे पूछता हूँ भाई डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं, क्यों लगाना चाहिए वो तो ठीक है, बट क्यों लगाते हैं वो अलग चीज है, जो मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है। आवश्यकता क्यों है वो ये है, ठीक है। अब बेटा आप इस पॉइंट को पढ़िए, बच्चे मेरे को ना ज्यादातर जवाब दे देते हैं कि सर टू रिटेन फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट, नई एसेट खरीदनी है ना उसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। अरे भाई बेवकूफ हो, पागलपने की बातें कर रहे हो। देखिए जरूरत है, हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं भाई, सिंपल सी बात समझो, हमने डेप्रिसिएशन लगाने की 1 लाख का खर्चा दिखाया, जो ऑलरेडी हम 5 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं, बट मैंने फिर भी 10 लाख कमाया, उसमें से 1 लाख रुपए साइड में निकाल दिया, किसका, कि जी डेप्रिसिएशन, वो जो हमने इन्वेस्ट किया था उसका खर्चा है। तो वो जो 1 लाख रुपया है 5 साल के बाद हो सकता है आपको आपका प्लान चेंज करना पड़े, तो उसके लिए जरूरी है, इसलिए डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी, आवश्यकता का पार्ट बन सकता है, लेकिन डेप्रिसिएशन इसलिए लगाते हैं कि हमें नई एसेट खरीदनी है, ये बेवकूफी है। बात समझ में आ रही है। अगर आपको कोई बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन इसलिए लगाया जाता है क्योंकि बेटा 5 साल के बाद 10 साल के बाद हमें एक नई एसेट खरीदनी है इसलिए हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। क्लियर है जी। आवश्यकता है रिटेन करना फंड्स को, किस लिए, रिप्लेसमेंट के लिए, तो सही है। टू रिटेन फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट in order to replace an asset after its life period, every year the amount equal to depreciation is retained in the business and will accumulate year after year. This accumulate fund can be used for replacement of asset. ठीक है जी। पहले हमने कंप्यूटर खरीदा था छोटा सा, अब हम पे पैसे ज्यादा आ गए इकट्ठे कर करके, हमने लैपटॉप खरीद लिया। बात समझ में आ रही है जी। चलिए नेक्स्ट बेटा, कंप्लायंसेस विद लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू कंपनी इट इज एन ऑब्लिगेशन टू जॉइंट स्टॉक कंपनीज टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन देयर फिक्स्ड एसेट्स, कंपलसरी है बेटा, ठीक है। अगर कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी कंपनीज है, कंपनीज के लिए डेप्रिसिएशन लगाना कंपलसरी है। कौन सा मेथड और क्या वो हम बाद में बात करेंगे, मेथड्स की बात तो हम बाद में करेंगे, अभी मेथड्स की बात थोड़ी कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट इज नीड्स फॉर डेप्रिसिएशन को आप एक बार सारा देख लीजिए जी। चलो अब अगले टॉपिक पे चलते हैं बच्चों, जिसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। वो फैक्टर्स जो डेप्रिसिएशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले नंबर पे हमारा क्या है, कॉस्ट ऑफ एसेट। ये कॉस्ट ऑफ एसेट ना बच्चों बहुत काम की चीज है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ एसेट होती क्या है, मैं मशीन लेने दुकान वाले भैया के पास गया, मैंने जाके दुकान वाले भैया से कहा ये 10 लाख रुपए वाली मशीन कितने की है जी, समझ रहे हो, ठीक है जी। तो अब ये भाई साहब कह रहे हैं जी 10 लाख रुपए की मशीन तो 10 लाख की मिलेगी। मैं ठीक है तो दे दो, क्या उठा लो, लो पैसे दो, मैं लो, इन्होंने, मैंने पैसे दिए, इन्होंने मेरे को मशीन थमा दी, ये रख के उठा के ले जाओ। अब देखो जी मैं आपको ठीक है लग रहा हूँ, पर भाई तब हट्टा कट्टा नहीं हो कि मैं मशीन को अकेले उठा के गाड़ी में रख दूंगा और ले आऊंगा ना, मैं तो अपनी बाइक पे गया हूँ मान लो, ठीक है जी। अब ये मशीन मुझे लेके आनी है अपने घर पे, अपने घर पे मतलब भाई जहाँ जिस पर्पज के लिए खरीदी वहां लेके भी तो आनी है। तो मैंने इसको उठाने के लिए मैंने कहा भैया कोई लड़के वड़के भेज दो, क्या जी लड़के वड़के हम नहीं रखते, बाकी आप ये खड़े हैं इनसे बात कर लो। चालाकी देख रहे हो, अपने लड़कों को बाहर खड़ा कर दिया एक्स्ट्रा इनकम के लिए, समझ रहे हो। मैंने कहा ठीक है जी इनको भेज देता हूँ, मैं भैया ये गाड़ी में रखवा दो और घर पहुँचवा दो। क्या भैया टेम्पो वाला जो है पूछ लो, टेम्पो वाले से पूछ लो, मैं तो रखवा सकता हूँ। मैं ठीक है तुम रखवा दो, बाकी टेम्पो वाले से पूछ लेता हूँ। टेम्पो वाले भैया के पास गया, भैया घर पहुंचानी है, हाँ जी पहुंचा देंगे जी, क्या दिक्कत है बताओ कितनी दूर है, मैं दनकौर उत्तर प्रदेश, ठीक है जी पहुंच जाएगी। मैं पैसे बता दो, क्या 2000 रुपये लगेंगे, हैं, मैं भैया 5 किलोमीटर ही तो, हाँ तो ले जाओ जी 5 किलोमीटर है तो, समझ रहे हो? तो मतलब आप बात समझो। मैं कहा ठीक है 2000 रुपये दे दूंगा। अब मैंने उन भाई साहब से कहा भाई साहब आप रखवाने के कितने लोगे, क्या 500 रुपये लूंगा। मैं चलो जी ठीक है आप 500 ले लेना। अब ये पहुंचा दी इन्होंने मेरे घर पे, ठीक है जी। घर पे पहुंचने के बाद मशीन रखी हुई है, अब मैंने फिर भाई साहब मैं भैया इसको इंस्टॉल कराने के लिए लौंडा तो भेज दो, कह जी 5000 रुपये लगेंगे। मैं कहा ठीक है जी भेजो तो सही। लौंडा आया इंस्टॉल करा और कह रहा भाई साहब लो चल गई आपकी मशीन, रिमोट वाली मशीन है,
है। लो चल गई आपकी मशीन, अब बटन वाली है, समझ में आ रही है जी। मैं कहा अच्छा ठीक है। अब मेरे से कोई आके पूछे या आप मेरे से आके पूछो सर ये मशीन कितने की लगवाई आपने, मैं कितने की बताऊं, 10 लाख रुपए की बताऊं या 10 लाख प्लस 500 प्लस 2000 प्लस 5000। तो बच्चों याद रखना कॉस्ट ऑफ एसेट, अगर आप कोई भी एसेट परचेज कर रहे हो उस एसेट की जो कॉस्ट है वो हमेशा कितनी होती है, पुट टू यूज तक के सारे खर्चे इंक्लूड होते हैं। क्या होते हैं, पुट टू यूज तक के सारे खर्चे उसके इंक्लूड होते हैं। बात समझ में आ गई, परचेज प्राइस प्लस ऑल एक्सपेंसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंस्टॉलिंग द एसेट। पुट टू यूज यानी कि जब तक मैं एक बार उसको चला कर ना देख लूं कि भाई हाँ मशीन अब सही प्रॉपर तरीके से चल रही है, उस टाइम तक के जितने भी खर्चे हैं वो उस मशीन की कॉस्ट का पार्ट होंगे, इतना याद रखिएगा बस। समझ में आगे बात। तो 10 लाख रुपए इसके, 500 चढ़ा उसमें रखवाने वाले के, 1000 रुपए 2000 रुपए किराए वाले के, और बेटा 5000 रुपए इंस्टॉलेशन वाले के, इन सबको मिलाऊंगा तो मेरी जो एसेट है उसकी जो कॉस्ट है वो 10,07,500 रुपए बनेगी। बात समझ में आई, क्लियर है जी। तो 10 लाख वाली मशीन कितने की है जी, 10,07,500 की है जी, ठीक है। समझ में आ गई यहाँ तक, चलो। तो बेटा ये देख लो यहाँ पे लिखा है कॉस्ट ऑफ एसेट इज इक्वल टू परचेज प्राइस प्लस ट्रांसपोर्टेशन खर्चा प्लस चार्जेस वगैरह कोई, और कोई कमीशन वगैरह भी है तो वो भी, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट बच्चों, हर एसेट की एक उम्र होती है, जैसे इंसान की एक उम्र होती है वैसे ही एसेट्स की भी एक उम्र होती है। अब एग्जांपल के लिए मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना, गाड़ी 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 जानते हो ना भाई, कार, हाँ वही, एक 10 साल चलती है और एक 15 साल चलती है, और एक तो सर बहुत साल चलती है, ठीक है वो छोड़ो उसको। 10 और 15 साल वाली तो फिक्स है ना कि उसकी यूजफुल लाइफ 10 या 15 साल है, तो यही लिखा है यहाँ पे। एस्टिमेटेड नेट रेसिडुअल वैल्यू भी है और उसके बाद क्या है, यूजफुल लाइफ भी है, ठीक है जी। चलिए नेट रेसिडुअल वैल्यू क्या होती है ये समझ लो पहले। भाई 10 साल 5 साल 15 साल, अगर आप 15 साल वाली गाड़ी हमने ली है, 15 साल चलने के बाद क्या उसकी कोई ना कोई कीमत होगी, हाँ कबाड़ी वाला कुछ तो देगा ही देगा, समझ रहे हो। अगर आप 15 साल गाड़ी को पूरे चला के उसको कबाड़ी वाले के यहाँ कटवाओगे भी ना भाई, तो भी 70-80 हजार रुपये मिल जाएगा, ठीक है। तो वही है नेट रेसिडुअल वैल्यू। दिस इज द वैल्यू विच इज एस्टिमेटेड टू बी रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ द एसेट एंड द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। उसकी यूजफुल लाइफ के एंड में जो वैल्यू हमें मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, नेट रेसिडुअल वैल्यू कहते हैं। इसको बच्चों एक नाम से और जानते हैं, स्क्रैप वैल्यू, दूसरा ब्रेकअप वैल्यू भी कहते हैं, और तीसरा सेल्वेज वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है जी। भाई कबाड़ा होने के बाद जो कबाड़ की वैल्यू मिलती है उसे स्क्रैप ही कहते हैं। While determining scrap value, the cost to be spent in the disposal of assets should be deducted. तो जब हम डेप्रिसिएशन का मेथड समझेंगे ना एसएलएम, उसमें बहुत अच्छे से क्लियरली इसकी बात करेंगे। बट याद रखना बच्चों 10 साल 15 साल जितनी साल उम्र है एसेट की, उसके बाद जब हम उसको बेचने जाएंगे तो जो वैल्यू हमें मिल सकती है दैट इज स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, या रेसिडुअल वैल्यू कह लो, या फिर ये वाली कौन सी है, ये ब्रेकअप वैल्यू। ब्रेकअप, ब्रेकअप समझ रहे हो ना, हाँ। चलिए नेक्स्ट बच्चों, डेप्रिसिएबल कॉस्ट। डेप्रिसिएबल कॉस्ट कैसे निकलती है, कॉस्ट ऑफ एसेट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दो तो डेप्रिसिएबल कॉस्ट निकल गई। मैंने एसेट खरीदी 10,75,000 की और उसकी वैल्यू है 10 साल के बाद 57,500 की, तो भैया 9,50,000 डेप्रिसिएबल कॉस्ट है, जो जिसका मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकता हूँ। सरकार बड़ी तेज है, कह रहे भैया सुनो आपने 10 लाख रुपए खर्च करे, अगर आप 50,000 रुपए 10 साल बाद वापस मिल जाएंगे आपको, तो आप 9.5 लाख का ही खर्चा दिखाना, पूरा मत दिखाना, कभी 10 लाख का खर्चा दिखा दो, समझ रहे हो। तो इसलिए वो कह रही है डेप्रिशिएबल कॉस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए क्या होती है बच्चों, कॉस्ट ऑफ एसेट में से स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर देंगे तो वो होती है उसकी डेप्रिशिएबल कॉस्ट, ठीक है। और यूजफुल लाइफ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है जी, जितने साल वो चलेगी दैट इज उसकी यूजफुल लाइफ, ईयर मंथ घंटे साल जो भी है, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे फैक्टर्स हैं जो हमारे डेप्रिशिएशन को अफेक्ट करते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। तो बच्चों अगली क्लास में हम करेंगे इसके मेथड्स यानी कि प्रैक्टिकल पोर्शन, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे इसके 2 मेथड्स जो आपके लिए हैं उनके बारे में, और फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे, प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करेंगे, और इस चैप्टर को बहुत आराम से आसानी से समझ लेंगे जैसे पिछले चैप्टर्स को किया था, ठीक है जी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, हाँ वही लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बता दो, ठीक है जी, धन्यवाद।